उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आज हम विश्लेषण करेंगे 403 सीटों का। आइए मैं अपने पैनलिस्ट के साथ आपका परिचय करा देता हूं। मेरे जो बाएं बैठे हुए हैं ओपी यादव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। वर्डिक एंड रिसर्च जो इनकी कंपनी है उसने हमारे साथ पूरा सहयोग किया हुआ है। मेरे दाएं जो पहले बैठे हुए हैं वो हैं राजेश धर द्विवेदी जी। जी सर नमस्कार। टेक्निकल डायरेक्टर हैं, डेटा एनालिस्ट हैं। और मेरे दाईं तरफ दूसरे बैठे हुए हैं विनय श्रीवास्तव जी, इनपुट एंड इशू डायरेक्टर हैं। नमस्ते, मैं विनय श्रीवास्तव। सबसे पहले यादव जी आपके साथ शुरू करना चाहूँगा कि जो पहला फेज़ था जो वेस्टर्न यूपी का, उसमें 11 डिस्ट्रिक्ट थे, शामली, मुजफ्फरनगर। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ की 58 सीटों का क्या रहेगा? देखिए, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो मिजाज है, जो सियासी मिजाज है, जो वहाँ की सियासी तासीर और तस्वीर बन करके, जैसे चूँकि हम उत्तर प्रदेश में पिछले 2-2.5 साल से बूथ वाइज ग्राउंड रिसर्च पे लगे हुए हैं और सोशल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट पे लगातार काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो किसान आंदोलन के बाद, जैसे किसान आंदोलन की जब सुगबुगाहट हुई, किसान आंदोलन अपने चरम पर था, उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के सियासी मिजाज, सियासी समीकरणों में परिवर्तन हम लोग लगातार देख रहे हैं। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने क्वांटम जंप करने की कोशिश की है। अमित शाह जी ने कमान संभाली। आप देखिए कि पॉलिटिकल कुछ डेवलपमेंट हुए। प्रवेश वर्मा है, साहेब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं, और दिल्ली में उनके आवास पर जिस तरह जाट समाज के, बालियान साहब का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा, और जाट समाज के बड़े नेताओं ने उसमें शिरकत किया, और ऐसा लगा कि अमित शाह जी सीधे जाट समाज के सीनियर लीडर से डायलॉग कर रहे हैं। तो परिस्थितियां वहां बदलती नजर आई। और जो टिकैत, सिसौली जो भारतीय किसान यूनियन का हेडक्वार्टर है, और बहुत पहले से महेंद्र सिंह टिकैत के ज़माने से ही किसान आंदोलन का बेस रहा सिसौली, भारतीय किसान यूनियन का हेडक्वार्टर है। तो लगा कि, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल कंबाइन ने उस किसान आंदोलन, गन्ना और जो वहाँ का भाईचारा पर चौधरी जयंत ने काम किया, और जो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का अलायंस हुआ, इसके पहले भी अलायंस का प्रयोग समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने किया था, उसमें बीएसपी शामिल थी। असेंबली के चुनाव में बीएसपी शामिल नहीं है। मुजफ्फरनगर से खुद बड़े चौधरी अजीत सिंह हार गए चुनाव। बागपत से खुद जयंत चौधरी हार गए थे। पिछले असेंबली में 2017 में राष्ट्रीय लोकदल सिर्फ छपरौली सीट जीती थी, महेंद्र सिंह रमाला, और बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो एक तरह से डू और डाई की स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल है। सीट शेयरिंग फार्मूला भी बहुत शुरुआत से लगा कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है, लेकिन उसके बावजूद महागठबंधन की चीज़ें सेटल हो गई। तो दूसरी चीज़ें ये हैं कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, सीटें टेंडर कर दी गई, और समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर लड़ रहे हैं। और एक तरह से पार्टी के अंदर भी भीतरघात की भी है। जैसे बहुत ऐसे लोग थे, आप देखिए कि शुरुआती दौर में कादिर राणा समाजवादी पार्टी में चले गए, राणा परिवार, शाहनवाज राणा, बड़े काफ़ी लोग उस फैमिली से सदन में रहे, उत्तर प्रदेश विधानसभा में, पार्लियामेंट में भी कादिर राणा साहब रहे। आखिरी समय में उनको टिकट नहीं मिली। याकूब कुरैशी साहब को देखिए, शाहिद अखलाक साहब मेरठ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। तो काफ़ी लोग टिकट से वंचित रह गए, बड़े पॉलिटिकल हैवीवेट हैं जो टिकट से वंचित रह गए। इसका भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में असर पड़ेगा साफ तौर पर। एसपी आरएलडी कंबाइन पे कितना पड़ेगा, ये तो भविष्य के घर में है। दूसरी चीज़ें, वहाँ जैसे गुड्डू पंडित हैं, ब्राह्मण फेस रहे, शुरुआत में लगा कि समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया, और फिर उनकी टिकट नहीं मिली डिवाई से। तो इस पूरे इम्पैक्ट का असर पड़ रहा वहाँ पर। लेकिन पूरी लड़ाई समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल कंबाइन और बीजेपी के बीच में सिमटती चली जा रही। लेकिन एक बात तय है कि जिन लोगों को समाजवादी पार्टी ने, कारण कोई भी रहा हो, टिकट नहीं मिली है, वो लोग बीएसपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीएसपी भी मुस्लिम वोट बैंक पर, ओवैसी की पार्टी भी, एमआईएम भी मुस्लिम वोट बैंक पर काम कर रही है। कांग्रेस कितना डेंट करेगी, तो क्या परिस्थितियां बनेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन चूंकि और भाईचारा पर भी कंबाइन ने भी काफ़ी काम किया है। और बीजेपी ने, आप देखिए कि मलिक साहब को, गवर्नर हैं, उनको लाया गया, मलिक साहब की अपील हुई। तो और शुरुआती दौर में जो भी लगा हो, लेकिन उसके बावजूद जो प्रवेश वर्मा साहब के यहाँ जो मीटिंग हुई, बालियान साहब की जो मूवमेंट हुई, तो जाटों में भी एक तरह से फिर लगा कि, और दूसरा अमित शाह, देखिए चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय सियासत के, तो एक वातावरण जो वहाँ तैयार हुआ, लगा कि भारतीय, पहले शुरुआत में तो ऐसा माहौल लगा कि एसपी आरएलडी कंबाइन 60 के आसपास पहुँच रहा, 60% सीटों पर बढ़त बनेगी।
लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत चीज़ों को बहुत अपने हाथ में, जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने अपने हाथ में ले लिया, और मैं मानता हूं कि अब लड़ाई वहां कांटे की है। आप क्या कहना चाहेंगे कि कितनी सीटों पे आपको लगता है कि कांटे की टक्कर होगी और कितनी बीजेपी और कितनी गठबंधन को मिलेगी? देखिए, या सपा यहाँ पर कितना बड़ा फैक्टर होगा? देखिए, वर्डिक्ट रिसर्च ने करीब हम लोगों ने 6 महीने से जो हम लोग का जो सर्वे का जो सैंपल है वो हम लोग बूथ वाइज टारगेट करते थे। जो हम लोगों ने एक बेसिक हमने जो सैंपल लिया, और लोग तो ओवरऑल लेते थे, हम लोगों ने हर बूथ से मिनिमम 50 लोगों को सेलेक्ट किए, और वो रिलीजन के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट किया हम लोगों ने। जातिगत के कारण हर लोगों से हमने क्वेश्चनिंग करी कि जो इस समय वर्तमान जो सरकार है इसकी विकास मॉडल कैसा रहा, और इनका और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में ऐसे हमारे कई कुल मिलाकर के 10 से 15 क्वेश्चंस रहे। हम हर बूथ पे ऐसे 50 लोगों को रैंडम सेलेक्ट करते थे, उनसे क्वेश्चनिंग किया गया। तो शुरुआत में तो हमें जो शुरुआत के जो फेज में हम लोगों ने जब सर्वे करना शुरू किया, उस समय तो बहुत सारी चीज़ें सपा की तरफ झुकती दिख रही थी, लेकिन फर्दर जब हम लोगों ने सर्वे और डीपली स्टडी करना शुरू किया, जब बहुत सारे मूवमेंट हो गए, तो हम लोग का भी एक ये रहता है कि वर्डिक्ट का भी एक है कि हम लोग एक्चुअल ओपिनियन पोल में अपना इनपुट्स दे सकें कि एक्चुअल रिजल्ट आए हमारे पास। तो उस रिजल्ट को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर तो है, बट हमारे रुझान के अकॉर्डिंग जो हमारा अपना इंटरनल जो सर्वे है, इंडिपेंडेंट सर्वे है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो भाजपा की तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा दिख रहा है। कुछ सीटों पे तो ऐसे कंपटीशन है कि इवन हमारे सर्वे भी नहीं एग्जैक्ट आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि वहाँ से कौन सीट निकाल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अप्रॉक्स 60% भाजपा के पक्ष में और 40% सपा के पक्ष में, 60-40 का कॉम्बिनेशन हमें जो है अभी फेज 1 का जो चुनाव हुआ है उसमें मुझे दिख रहा है। श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है क्या इशू रहे वेस्टर्न यूपी में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया जिसने जनता को? शुरू में तो कृषक आंदोलन जब था तो लगता था कि पूरा का पूरा रुझान जो है सपा और राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में जा रहा है, लेकिन विड्रा करने के बाद, कृषक कानून को विड्रा करने के बाद और बीजेपी का जो नेशनलिस्ट अप्रोच है, हिंदुत्व नेशनलिस्ट अप्रोच जो बीजेपी की है, ये इसने वहाँ का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो या वोटिंग पैटर्न को बदल दिया, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में सुरक्षा की जो भावना थी, खास करके हिंदू समुदाय के लिए, वो बीजेपी के पक्ष में आ गई। और धीरे धीरे पोलराइजेशन वाली स्थिति इस समय वेस्टर्न यूपी में थी या वेस्टर्न यूपी में है। प्रथम चरण में बीजेपी ने इसमें बाजी मारी, लोगों को ये कन्विंस किया कि आपके पास बीजेपी के अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है, और इस वजह से जो सपा राष्ट्रीय लोकदल के फेवर में जा रहा था वो पूरी तरह से 360 डिग्री टर्न करके बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है इस समय। और जो 62% से ज़्यादा की पोलिंग हुई है, जैसे ही ज़्यादा पोलिंग होती है 60+, तो वो हमेशा किसी भी राज्य में उसमें बीजेपी को हमेशा से अपर हैंड मिलता है जी। ये है। और सुरक्षा, महिलाओं को, खास करके महिलाओं को जो सुरक्षा की भावना, बीजेपी के कैडर ने, बीजेपी की राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये वहाँ की महिलाओं को हमेशा से ये फिक्स कर दिया कि बीजेपी ही आपको सुरक्षा दे सकती है और कोई पार्टी नहीं दे सकती। यादव जी, बसपा कितना बड़ा फैक्टर होगी खासकर वेस्टर्न यूपी के पहले फेज वाले? देखिए, निश्चित तौर पर एक तो बीएसपी शुरुआती दौर में जिस तरह बीएसपी सुप्रीमो ने पॉलिटिकल एक्ट करना शुरू किया, तो एक भगदड़ की स्थिति बनी पूरे प्रदेश में। शुरुआती दौर में आपने देखा जाकिर अली लोनी, असलम अली समाजवादी पार्टी कैंडिडेट हैं, बीएसपी के सिटिंग विधायक थे, वो पार्टी छोड़ के चले गए। धौलाना से कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल कंबाइन के। कादिर राणा, काफ़ी बड़े बड़े हैवीवेट बीएसपी छोड़ करके चले गए। लेकिन हुआ क्या है, पूरे एपिसोड में सीन क्या बन रहा है? जो लोग, क्योंकि अखिलेश यादव की जो पार्टी लाइन पर जो भी फैसले हुए, जैसे किसी असेंबली सेगमेंट पे 20 लोगों को कहा गया कि आप तैयारी करिए, चुनाव एक लड़ेगा,
19 लोगों में जो लगातार फील्ड पे है और उसको भी कहा जा रहा है कि आपको तैयारी करनी है, आपको लड़ना है, आखिरी दिन तक वो तैयारी कर रहा, तो कहीं ना कहीं उससे नुकसान की संभावना है। कुछ लोग आगे जा कर के अपना पॉलिटिकल कैरियर देख लिए, बैठ गए। कुछ लोगों ने कहा कि हमें लड़ना, ऐसे बहुत सारे लोग बीएसपी के कैंडिडेट पर आ गए। ये पहले चरण में अमूमन आप देखिए कि 7 मार्च तक देखते रहेंगे आप, लगातार ऐसी स्थिति बनती रहेंगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल से टिकट से वंचित रह गए, वो बीएसपी के सिंबल पर आए। इसके अलावा देखिए सहारनपुर के आसपास की जो बेल्ट है, चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी सहारनपुर के आसपास अपना उसका रोल है, दलित इम्पैक्ट है, लेकिन पहले शुरुआती दौर में लगा उसमें। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बात बताऊं, आम आदमी पार्टी भी लग रहा था कि सपा राष्ट्रीय लोकदल कंबाइन के गठबंधन में जाएगी, महान दल और एसबीएसपी के कंबाइन में जाएगी, लेकिन बात बिगड़ गई। 22-24 सीटें या 32 सीटों की मांग थी, बात बिगड़ गई। चर्चा तो एमआईएम की भी शुरुआत में आई कि कोई ग्रैंड अलायंस बन सकता है, तो जो भगदड़ का वातावरण बना, समाजवादी पार्टी से भी जो लोगों को टिकट नहीं मिली हुई बीएसपी के सिंबल पे आए। दूसरा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटव, मुस्लिम, यादव, तो यादवों की संख्या पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में देख लेंगे तो 1-2 असेंबली है सिकंदराबाद की तरह, बाकी मुस्लिम फैक्टर है, जाट फैक्टर है, गुजर फैक्टर है, सैनी फैक्टर है और जाटव फैक्टर है। जाटों पे अभी भी बीएसपी की स्ट्रांग होल्ड है। और जाटों, अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भी दलित राजनीति में उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में काफी प्रयोग किए हैं। आप देखिए कि असीम अरुण को कन्नौज से चुनाव रिजाइन करा के लड़ाया गया, ठीक है, और बेबी रानी मौर्य को रिजाइन करा के, गवर्नर की पोस्ट से रिजाइन करा के आगरा नॉर्थ से उनको चुनाव लड़ाया जा रहा। तो बीजेपी भी दलित कार्ड पे काफी काम कर रही। दूसरा, जाटो वोट बैंक पे अभी भी बीएसपी की पकड़ है। सहारनपुर के आसपास की जो मैंने बात की, शुरुआत में लगा कि चंद्रशेखर सपा राष्ट्रीय लोकदल कंबाइन का हिस्सा होंगे और 2-3 सीटों पर बात हुई, रामपुर, मनिहारन या गाजियाबाद के आसपास की कोई असेंबली, 2 या 3 पे ऐसा लगा कि पिक्चर साफ हो गई है और उसके बाद वो उस गठबंधन से बाहर हो गए। तो सहारनपुर के आसपास वो डेंट कर रहे हैं किसके पक्ष में जाएगा वहां, लेकिन जाटो वोट बैंक पे अभी बीएसपी का सोशल इम्पैक्ट है और पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, उसका लाभ मिलेगा। और जहां पर दलित और मुस्लिम कंबाइन खड़ा हो रहा है वो उन सीटों पर बीएसपी गुल खिला सकती है, उसमें 2 राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी नॉन जाट जैसे गुजर, सैनी, माली और इसके अलावा जो कश्यप, इस तरह के अति पिछड़ा सेगमेंट पर काम कर रही है। इसके अलावा अपर क्लास ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, कायस्थ, इस तरह का जो अपर क्लास का वोट बैंक है उस पर काम कर रही है। और जो अभी श्रीवास्तव जी कह रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, पलायन की बात है। भारतीय जनता पार्टी अपने कोर एजेंडे के आसपास चुनाव लड़ रही। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, किसान और जो पुराना उनका स्टीम रोलर रहा। दूसरी एक बात तो हुई है पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि अजगर भी इस बार खड़ा होता नजर आया। 77 में आप देखिए कि जनता पार्टी की जो सरकार बनी, 89 में जो जनता दल की सरकार बनी, अजगर में माजगर भी जुड़ गया है। मुस्लिम, अहिर, जाट, गुजर, राजपूत पूरी तरह से, क्योंकि बीजेपी जनरल वीके सिंह है गाजियाबाद से। अब आप आइए कि अर्बन एरिया में और ग्रामीण रूरल एरिया में, गाजियाबाद के आसपास, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर की जो अर्बन सीटें हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी अमूमन आप देखिए कि शहरी वोट बैंक मानसिक रूप से वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से रहता नजर आया। तो शहरी जो क्षेत्र है वहां पर बीजेपी का अपर हैंड है 58 सीटों पर, जो फर्स्ट राउंड की जो पोल हुई है। लेकिन जो ग्रामीण पृष्ठभूमि की सीटें हैं, देखिए भडाना फैमिली को देख लीजिए, जेवर से चुनाव लड़ना है भडाना साहब। इसके अलावा दूसरे जो करतार सिंह भडाना है वो खतौली से हैं, बीएसपी के सिंबल पर चले गए। दोनों लोग पार्लियामेंट में रहे, फरीदाबाद से और मेरठ से पार्लियामेंट में रहे, और गुजरों पर बड़ा होल्ड है। आप देखिए कि बात तो होती है अपराधी को चुनाव ना लड़ाने की बात होती है, लेकिन मदन भैया लड़ रहे हैं, गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। गुजर वोट बैंक भडाना साहब को क्यों और बीजेपी से उनकी नहीं बन पाई वो अलग की बात है, वो दीगर बात है। लेकिन गुजर वोट बैंक पर आप देखिए कि नकुड़ में सैनी बनाम सैनी हो गए, शायद मंसूर के, हाँ, बीएसपी से। आप देखिए कि किस तरह का वोट का डिवीजन होता है। जैसे धर्म सिंह सैनी सरकार में मंत्री हैं, किस तरह से डिवीजन होता है वो तो अलग की बात है। लेकिन फिर भी धर्म सिंह सैनी साहब, नरेश सैनी देखिए कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे, शुरुआत में इमरान मसूद के माध्यम से लगा कि समाजवादी पार्टी में उनकी बात बन गई और आखिरी समय उनको फिर बीजेपी की तरफ स्विच ओवर करना पड़ा। तो फेज दर फेज इसी तरह की स्थिति है। अच्छा, एक बड़ी चीज और है, पर्सनालिटी भी बहुत बड़ा फैक्टर है सियासत में, मुद्दे बहुत बड़ा फैक्टर है, आइडियोलॉजी बहुत बड़ा फैक्टर है। और पर्सनालिटी पर कौन सी क्योंकि जो लगातार आप किसी असेंबली सेगमेंट पे 30 साल से सियासत कर रहे हैं, 40 साल से कर रहे हैं, तो आपका अपना एक पर्सनल वोट बैंक तैयार होता है। ये भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत गुल खिलाएगा।
द्विवेदी जी, एक चीज सोचने की है कि बीएसपी और कांग्रेस को आप पहले फेज में कितनी सीटें दे रहे हो? देखिए, हम लोगों का जो सर्वे रहा है, सर्वे में बीएसपी और कांग्रेस का जो फर्स्ट फेज था, बीएसपी तो कहीं ना कहीं चुनाव में शुरुआत में तो लगा कि मायावती जी कुछ एक्शंस लेंगी। जो उनका वोट बैंक था, उस वोट बैंक पर शुरुआत में तो कहीं नहीं जा रहे थे, न भाजपा की तरफ उनका कोर वोट था बीएसपी का, तो वो बीएसपी की तरफ ही जा रहा था। जो हमारा फर्स्ट फेज का सर्वे था, सर्वे हमने 2 फेज में किया है। एक हमने सर्वे शुरुआत जब जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ, हमने सर्वे शुरू किया, तो उस समय जब हमने सर्वे शुरू किया तो उस समय तो जो बसपा का जो अपना कोर वोट बैंक था वो बसपा की तरफ दिखते हुए जा रहा था। लेकिन जब हमने सेकेंड फेज का जब सर्वे किया, जब चुनाव नज़दीक आने लगा, तो उस फेज में जो हम लोगों ने सर्वे किया, तो जो बसपा का जो वोट था वो वोट कंफ्यूज होगा, क्योंकि उनका जो कैंडिडेट वहाँ से जो उन्होंने बसपा ने उनको दिया, वो कैंडिडेट कहीं जीतते हुए दिख नहीं रहा है। तो इसमें भाजपा की रणनीति कही जाए या कुछ इस प्रकार का माहौल वहाँ क्रिएट हुआ। जो हमारी सर्वे में जो रिपोर्ट आई, जो क्वेश्चनिंग हम लोगों से किया, वो जो जाटों का वोट है वो कहीं ना कहीं हमें भाजपा की तरफ, हम सारे वोट की बात तो नहीं कर रहे, बट जो हमारा सर्वे रहा उसमें कुछ झुकाव दिखा भाजपा की तरफ। तो ओवरऑल जो हमारा सर्वे रहा फर्स्ट पेज में, कांग्रेस को तो बहुत ज़्यादा कोई बढ़त नहीं मिल रही थी उस पूरे बेल्ट में, बसपा को थोड़ा बहुत फायदा शुरुआत में दिख रहा था। लेकिन अभी भी हमारे सर्वे में करीब 40% सीटें ऐसी हैं जहां पर कंफ्यूजन है। आप क्लियर कुछ भी नहीं कर सकते कि वो उस सीट से कौन जीत रहा है, क्योंकि जो विनिंग मार्जिन है वो बहुत कम ही होगा जो भी चुनाव जीतेगा वहां पर, क्योंकि जो जाति कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन में हमारी सर्वे टीम खुद कंफ्यूज हो गई कि हम किसको एटलीस्ट विनर दिखा सकते हैं यहाँ पे, या हमारे सर्वे में कौन वो सीट जीत सकता है। तो 40% सीट में तो आप मान के चले कन्फ्यूजन है कि इवन खुद प्रत्याशी वहाँ का ये नहीं समझ सकता कि वो सीट जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सी जगह ऐसा हो रहा है जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, वहाँ बीजेपी खुश है, उसको लग रहा है कि उसको कहीं ना कहीं गेन है उसमें, क्योंकि जो बसपा वोट लेगी वो समाजवादी को ही डेंट कर रही है, बीजेपी को नहीं कर रही है। ये सर्वे में जो अभी हमने आपको सेकंड फेज का जो सर्वे का जो ओपिनियन बताया, उसमें यही मैंने कहना चाहा आपसे कि जो बसपा का वोट बैंक था, जब प्रत्याशी उनको इस तरह से नहीं मिला कि वो सीट जीत सकता है, तो भाजपा की जो इंटरनल रणनीति रही है या वहाँ का जो बूथ लेवल पर जो भी उनका मैनेजमेंट रहा, वो वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट करते हुए दिख रहा है। तो इसलिए भाजपा तो जहाँ त्रिकोणीय संघर्ष में भाजपा तो खुश है कि हम ये सीट जीत सकते हैं या जीतने की संभावना उनकी ज़्यादा दिख रही है। ये है, ये तो फैक्टर है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे सीट में जो 40% की सीटें हैं वो आप एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ पर कौन सीट एक्चुअल में जीत रहा है। आपका क्या मानना है श्रीवास्तव जी कि ये क्या मनोवृत्ति है बसपा के वोटर की कि अगर वो नहीं जीत सकते तो सपा को हरा दो? ये मनोवृत्ति नहीं है, ये कम्युनिकेशन स्टाइल है, बातचीत करने का तरीका। उनको ये लगता है कि बस बीजेपी वाले जो बोलते हैं वो कुछ करते हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट मैंने ऑब्जर्व किए टीवी पर या पर्सनली देखा उनको, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और जो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो झूठ कम से कम बोलते हैं, या तो वो प्रैक्टिस करके जो भी स्पीच देना है, और जो वो योजनाएं उन लोगों ने कही हैं, मोदी जी ने जो योजनाएं कही हैं उसको उन लोगों ने उसी तरह अक्षरशः प्रमोट किया है। और मोदी जी की अधिकांश योजनाएं जो दलित समाज है उनके लिए थी। अगर किसी को, हमारे रिश्तेदार को भी कुछ मिला है तो हम ये आशा करते हैं कि अगली बार अगर ये सरकार बनी तो वो योजना रिश्तेदार को मिल गई, अब मुझे मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था दलित समाज का बीजेपी की तरफ टिल्ट होना, नहीं तो टिल्ट नहीं होता। जबकि पिछली बार 2019 में समाजवादी से गठबंधन भी हुआ, तब भी हमने यही देखा कि वो शायद मेरे ख्याल से जो पिछले 20-25 साल से उन लोगों की भी दुश्मनी चली आ रही है, उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। 2017 तक ये जो दलित समाज था ये बहुत कुचला हुआ था। सपा के शासनकाल में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित था तो ये थे। आज इनको अगर मौका मिल रहा, ये देख रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट नहीं जीत रहा है, तो हम ऐसे को जिताएं जो सपा को इसको हरा सके, इसलिए ये रुझान उस तरफ। और बीजेपी का पूरा केंद्रीय नेतृत्व
स्टेट मशीनरी, स्टेट गवर्नमेंट, इनका फोकस इस वोट बैंक पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। इनको ये छोड़ना नहीं चाह रहे और इसको चाह रहे हैं कि ये अगर बसपा नहीं जीत रही है तो वो एक चंक में हमारी तरह हो जाए। और पहले फेज में देखा गया है कि मायावती जी ने करीबन 12-13 सीटें जो हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट को दी हैं, सबसे ज़्यादा उन्होंने ही उतारे हैं। तो बीजेपी को जो ओवैसी से फ़ायदा होना चाहिए था वो बसपा से होता हुआ दिख रहा है। मुस्लिम कैंडिडेट को बीएसपी ने स्ट्रेटेजिकली उतारा है इस चुनाव में, वहाँ पर जहाँ पर समाजवादी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है। नहीं, बहुत सी जगह समाजवादी ने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है। नहीं उतारा है तो, लेकिन वो मुस्लिम कैंडिडेट न उतार के बावजूद जो मुस्लिम है वो समाजवादी को वोट देगा, ये फिक्स है। ओवैसी को वोट कोई नहीं देगा, सबको पता है कि ओवैसी जीतने नहीं जा। ये सेम स्टोरी जो वेस्ट बंगाल की थी, जैसे कि वहाँ फुरफुरा शरीफ को कहते थे लोग कि ये जो है 77 सीटें जीत जाएगा, ये जीत जाएगा। न तो ओवैसी जीते न फुरफुरा शरीफ की एक भी सीट आई, जीती टीएमसी। उसी तरह ये है कि सपा ये सारा वहाँ पर हिंदू को उतारा है, लेकिन ये मानकर कि मुस्लिम वोट तो मिलेगा और हिंदू वोट भी मिल जाएगा तो हम जीत जाएंगे। तो वहाँ पर बहन जी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतार कर ये दिखाया कि दलित और अगर मुस्लिम मिल जाते हैं तो हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा या फिर बीजेपी जीत जाएगी। क्योंकि अगर दलित और मुस्लिम का कुछ एक सीटों पर कॉम्बिनेशन कर दें तो वो 50% से ऊपर चला है। हाँ, तो वो जीत जाएगा वहाँ पर। तो बसपा अगर जीतती है तो भी एक तरह से आप ये मान लीजिए कि वहाँ पर बीजेपी जीत रही है। तो श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है इसमें कितना बड़ा इशू है बीजेपी के लिए? पिछली बार 50 से ऊपर सीटें जीती थी, अगर हम उनके लिए 60% मान रहे हैं पहले फेज में, तो उनको कितना बड़ा लॉस होगा? 20-25 सीटों का लॉस तो बहुत बड़ा लॉस दिख रहा है। ये फर्स्ट फेज में बीजेपी को इतना बड़ा डेंट नहीं लगा। फर्स्ट फेज में बीजेपी ने, चूँकि लोग यहाँ पर बीजेपी में खास करके व्यक्ति विशेष को ध्यान में न रख के पार्टी को या शीर्ष नेतृत्व को ध्यान में रख के वोट करते, और महिलाएं खास करके बीजेपी का जो टारगेट था वो महिलाएं था, वो किसी भी धर्म की हों, हिंदू या मुस्लिम किसी भी धर्म की हैं, उनका मेन फोकस महिलाएं था। और आप ये देखेंगे कि जो परसेंटेज है महिलाओं का, वोटिंग परसेंटेज मेल के मुकाबले धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर उसमें ज़रा सा भी स्विंग होगा तो वो सीट बीजेपी के लिए बहुत ही आसान हो जाएगी जीतना, क्योंकि हिंदू महिलाएं मोस्टली अपने घर में भी उनको कह देंगे कि मैंने किसी को वोट दिया, लेकिन वो चुपके से जाकर बीजेपी को वोट दे देती। मैंने भी अपने सर्वे में ये बात देखा है जाट बहुल एरिया में कि महिलाओं का मानना था कि उनको बीजेपी को ही वोट करना है। तो बीजेपी का ये जो दांव है, बीजेपी के कैंडिडेट के जीतने के पीछे ये अगर कोई कैंडिडेट ये कहता है कि मैं अपने दम पर जीत गया, बारिंग 1, 2, 3, 4, बाकी कैंडिडेट केवल बीजेपी के नाम पर और उनकी पॉलिसीज पर जीतते हैं। तो ये दलित महिलाएं भी, गांव की दलित महिलाएं जिनको लोग कहते हैं कि बीएसपी का या सपा का बहुत कट्टर वोट बैंक है, वो इस समय बीजेपी की तरफ मुड़ गई हैं। इसलिए फर्स्ट फेज में बीजेपी को कहीं से लॉस होता नहीं दिख रहा। बट फिर भी जो हमारी टीम है उसका फर्स्ट फेज में बीजेपी के लिए ये आकलन है कि उनको इतनी सीटें मिलेंगी।